पे फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर मेरा चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज पे फोर्स लगेगा, राइट। तो अब एक्सप्रेशन क्या है, मैं उस चीज को पूरा डिटेल्स में लेके चलता हूँ, फिर उससे करंट पे आते हैं। जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल है Q प्लस Q, अगर ये इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पहले कल मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था ना, A क्रॉस B क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने कुछ बताया था। A क्रॉस B क्या होता था? A क्रॉस B सॉरी सर, A into B होता है। हाँ, A क्रॉस B होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाल देते हैं? डायरेक्शन इज गिवन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं फ्लक्स तो मतलब ये A क्रॉस B दूसरा चीज है। वहां पे फ्लक्स में हम लोग B डॉट A यूज किए थे। B डॉट A मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया यूज किए थे। अभी मैं जस्ट A क्रॉस B के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लो कुछ भी हो, A क्रॉस B कोई भी एक वेक्टर हो, R क्रॉस F, तो R क्रॉस F होगा मॉड ऑफ R मॉड ऑफ F इनटू साइन थीटा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या था? नहीं शिवांग, तुम लोग का केवल बेसिक 10th का सिलेबस है या तुम लोग कॉम्पिटिटिव के लिए हो? कॉम्पिटिटिव वाला है ना बैच, या बिल्कुल 10th? सर 10th का भी है सर कुछ कुछ। अच्छा 10th के भी हैं कुछ कुछ, ओके। तो फिर यार हम लोग तो आगे जा ही नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, फिर तो 10th पे ही फोकस करते हैं। तो 10th में इसको छोड़ो। 10th में हम लोग का क्या है कि F इक्वल टू QVB, मतलब QVB बोल रहा है, हम लोग का जो वायर है उस पे फोर्स लगता है। जैसे करंट कैरिंग वायर है I और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो उसे फोर्स लगता है। अब फोर्स क्यों लगता है? अच्छा करंट अगर इधर जा रहा है तो चार्ज किधर जा रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज, Opposite direction. In the direction of current. ध्यान से मैंने पूछा पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा होगा? सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट। सेम डायरेक्शन। नहीं, अगर करंट Positive would be in direction of current and negative would be opposite. नहीं, एक किसी का आंसर सही आ गया। सर पॉजिटिव ऊपर की तरफ। डू नॉट मूव। पॉजिटिव चार्ज डू नॉट मूव। हम लोग प्रोटॉन्स मूव नहीं करता है, तो पॉजिटिव चार्ज का कोई मोशन नहीं होगा। किसका मोशन हो रहा होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे होंगे? अपोजिट। Opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन में। ये हम लोग को पता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो हम लोग करंट को राइट साइड में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सब कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, मान लिया कन्वेंशनल, गया। हाँ मान लिया गया। क्यों मान लिया गया? Current always flows from positive to negative. नहीं, ऐसा तो स्टेटमेंट हम लोग नहीं दिए कि इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव। ये तो हमने कन्वेंशन बोला ना कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। Sir, because sir, the convention was taken because generally in terms of means physical, like heat goes from means more heat to less heat. That is from higher from positive to negative, like that. No. There was some other reason. It was because when current was discovered, electrons were not discovered. So हमने करंट का कोई रैंडम डायरेक्शन एज्यूम कर लिया। हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, हमें नहीं पता है। जब करंट का डिस्कवरी हुआ तो हमने करंट का डायरेक्शन एज्यूम कर लिया। अब जितने भी बुक्स हैं उस सब में हमने क्या किया, करंट का डायरेक्शन ये एज्यूम करके बहुत सारे बुक्स लिख दिए। अब जब बाद में पता चला कि नहीं, प्रोटॉन्स तो मूव ही नहीं करता है, मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। तब वो सारे जो भी चीज लिखे हुए थे उन सबको चेंज करना पड़ता, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इंड्यूस लिखना पड़ता।
तो वो चीज अवॉइड करने के लिए हमने कन्वेंशनली ऐसा मान लिया करंट का डायरेक्शन. ओके. Okay, sir. Protons or positive charge do not move. Or electrons, that is negative charge, move in the direction opposite to current. Opposite to current. अब देखो, जैसे मान लो करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा? So Upward. vertically upward. वर्टिकली अपवर्ड. अपवर्ड्स इस डायरेक्शन में फोर्स होगा. कैसे चेक किए? Fleming's left hand rule. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दिया. और किसी ने? सर एल क्रॉस बी. एल क्रॉस बी कर दिया. करंट के डायरेक्शन में हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोल्ड किया, थंब ऊपर आ रहा था. अब देखो ये फोर्स क्यों लगता है? अब फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि अगर मैं करंट का डायरेक्शन इधर मान रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहा होगा. इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Yes, sir. अब अगर इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की ओर फोर्स लगता है. इसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है ना वो होता है Q V क्रॉस B. ये अगेन 10th में नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ. तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है टुवर्ड्स लेफ्ट और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है. तो राइट हैंड से फिंगर्स फोल्ड करो. थंब किधर आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है क्या? Downwards. डाउनवर्ड आ रहा है. Yes. और ये क्यू क्या है? निगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है. तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट. मतलब फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ. और यही जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है ना, इसी फोर्स के कारण मेरा वायर जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. सर आप वापस एक्सप्लेन करेंगे प्लीज. हाँ, कहाँ से? सर फोर्स क्यों लगता है सर? हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन्स पीछे मूव कर रहा था. अब होता यूं है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे फोर्स लगता है. अगर मूव करता है तब, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स लगेगा Q V क्रॉस B. तो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखो इस तरफ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, उधर अपना फिंगर्स को फोल्ड करो. थंब किधर आया? नीचे की तरफ. नीचे की तरफ आया. Yes, sir. अब जो Q है उसमें, जो Q आगे मल्टीप्लाई है, वो तो इलेक्ट्रॉन के लिए है. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन के लिए Q क्या होगा? नेगेटिव. नेगेटिव होगा. तो डायरेक्शन जो मेरा नीचे आ रहा था वो किधर होगा? डायरेक्शन अब ऊपर हो जाएगा. ऊपर हो जाएगा माइनस के कारण. तो इस इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा और यही सारे फोर्स एड अप होके ये फोर्स दे रहे हैं. ओके सर. ठीक है, तो बेसिक से क्लियर हुआ क्यों फोर्स लग रहा है. Sir, can you please repeat? I was disconnected for a moment. हाँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था लेफ्ट में, तो वेलोसिटी लेफ्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है. तो फिंगर्स को फोल्ड करो, उधर राइट हैंड साइड हाथ रखो और फिंगर्स को अंदर की ओर फोल्ड करो. देखो थंब जो रहा होगा नीचे की तरफ आ रहा होगा. आया? Yes, sir. ठीक है, नीचे की ओर आया तो हम लोग क्या बोलेंगे? और ये क्यू क्या है? ये क्यू नेगेटिव है, तो जो फोर्स होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो फोर्स ऊपर लग गया उस नेगेटिव के कारण. फाइन. Yes, अब देखो लास्ट क्लास में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम मूव कर रहा था
और मैग्नेटिक फील्ड था और हमें बताना था कि किधर फोर्स लगेगा, याद है? यस सर। ठीक है, तो उसको भी हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। अब जैसे मान लो ऐसा है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इस वायर पे फोर्स लगेगा क्या कि नहीं लगेगा? No, sir. No, sir. नहीं लगेगा, नो सर। क्यों नहीं लगेगा? Sir, because they are parallel to each other. दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दोनों पे एंगल होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था ना फोर्सेस आई एल क्रॉस बी, दैट इज आई मॉड एल मॉड बी साइन थीटा, और एंगल बिटवीन देम थीटा 0 है, तो साइन 0 0 हो जाएगा। डन? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का क्या बचा? एक मोटर बचा है। मोटर का काम क्या होता है? सर तो किसी चीज को इलेक्ट्रिकल रोटेट एनर्जी को कर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके जो भी काम है हमें वो करना होगा। यस सर। ठीक है, तो कैसे काम करता है मोटर? A coil is kept between two permanent magnets. हाँ, तो हम लोग ऐसा एक मैग्नेट लिए, ये दूसरा मैग्नेट लिया। सर ये दोनों मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं ना? नहीं, हम लोग यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, ओके सर। नॉर्थ पोल। सर In मोटर और commercial motors, do we जनरेटर। use commercial? क्या क्या? In commercial motors, do we use electromagnet? हम लोग यहाँ पर परमानेंट यूज कर रहे हैं। सर इन जनरेटर एंड मोटर बोथ वी यूज परमानेंट मैग्नेट और sometimes temporary magnets. जनरली परमानेंट मैग्नेट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम In both. परमानेंट मैग्नेट्स, क्योंकि अगर तुम टेम्पोररी मैग्नेट यूज करोगे ना, प्रॉब्लम क्या होगा? हो सकता है कि अगर तुम्हारे उस एरिया में अगर तुम किसी और सोर्स से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो वो टेम्पोररी मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करना शुरू कर देगा। हो सकता है ना सर? तो उस चीज को हम लोग अवॉइड करने के लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट। So why don't use electromagnet? देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया तो हो सकता है कि मान लो वायर वायर में करंट होगा, उस Yes. करंट के कारण एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। Yes. तो अगर उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट तुमने यूज किया है उसका उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देगा, वो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। Yes, sir. तो हमें हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा ना, वो नहीं चेंज करना चाहिए। Okay. ओके। अच्छा, अब मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर, हमने दो परमानेंट मैग्नेट लिया और क्या करते हैं? Armature is Correct. placed at between. Yes, ठीक है, sir. एक कॉइल रखा, उसके बाद फिर एक एक्सल से इसको हम लोग स्प्लिट रिंग के थ्रू, Rings. स्प्लिट रिंग्स के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से क्यों कनेक्ट करते हैं? It is बीच the में source of brushes भी potential आते हैं। difference. इट इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा? करंट पास करेगा। Sir, current करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो किया इस डायरेक्शन में, Carbon Current- brushes. Yes, sir. Carbon Carbon brushes. brushes are there. ठीक है। अब इस करंट का क्या मतलब बेसिकली जो जिस चीज का काम है मैं बस वो सब चीज, कार्बन ब्रश लगा दो, ठीक है, कार्बन ब्रश। इस करंट का क्या काम है?
सर वो आर्मेचर को ये करता है, चल मैग्नेटिक फोर्स देता है। Produces force. प्रोड्यूसर्स फोर्स, करंट नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा, एग्जैक्टली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इधर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, और करंट देखो, करंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा, तो किधर फोर्स लगेगा? इस वाले वायर पे, ब्लैक वाले वायर पे किधर फोर्स लगेगा? सर Sir, upward. upward. अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? Downwards. Upward. Downwards. आई क्रॉस भी करके देखो, डाउनवर्ड्स आ रहा होगा। आई Yes, की sir, तरफ हाथ रखो, downward. तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ. और इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? दूसरे वाले वायर पे। Upward. Upward. फोर्स क्रॉस भी करोगे तो अपवर्ड्स लग रहा होगा, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0. 0, क्योंकि जितना नीचे फोर्स लग रहा होगा उतना ही ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये मूव करेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नेट फोर्स 0 है तो मूव कैसे करेगा? सर रोटेट करेगा. रोटेट करेगा, मूव नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। F net is 0, this implies no translatory motion. Translatory motion क्या होता है? Location बदलता है. लोकेशन बदलता है, मतलब बेसिकली अगर मान लो ऐसा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांसलेटरी मोशन हम लोग बोलते हैं कि अगर मान लो ये v से आगे मूव कर रहा है, तो ये भी v से मूव कर रहा होगा, ये भी v से मूव कर रहा होगा, ये भी v स्पीड से, सारे के सारे पार्टिकल v स्पीड से आगे मूव कर रहे होंगे। इस टाइप की मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो F net 0 है तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, लेकिन रोटेट करेगा क्या? Yes, sir. तो तुम पूरा करके नहीं देखो क्या सर करेगा। करेगा। ये ऐसा घूमेगा, तुम एक पेपर को लेके देखो, पूरा नहीं घूमेगा। पूरा नहीं घूमेगा। हाँ सर। स्प्लिट रिंग्स लगाइए ना सर। हाँ, तो ये क्या होगा, ऐसे घूमने का इसका टेंडेंसी होगा, ये इधर घूमेगा, तो ये जो घूमा ये इधर आएगा और ये नीचे जाएगा, तो घूम गया, इसका मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी मिल गया। Yes. मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू Motion. मोशन सर या और भी कुछ। मैकेनिकल एनर्जी, Mechanism. मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सा एनर्जी आता है? Kinetic and potential energy. Kinetic and potential. काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या हो सकता है? आइदर ड्यू टू इट्स मोशन और Possession. पोजीशन, Position. शेप, साइज। पोजीशन और शेप तुम बोल सकते हो, क्योंकि देखो अगर तुमने एक बॉल ड्रॉप किया ग्राउंड पे, तो बॉल जब ग्राउंड पे, मान लो ग्राउंड का एनर्जी मैं 0 मान रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, तो बॉल जब ग्राउंड पे आया तो ग्राउंड को हिट करने से पहले उसके पास कौन सा एनर्जी था? Kinetic. काइनेटिक काइनेटिक Kinetic एनर्जी। Kinetic energy. ठीक है, अब बॉल गया होगा, थोड़ी देर के लिए तो बॉल स्टॉप हुआ होगा ना, बहुत थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए। Yes, sir. Yes, sir. उस टाइम उस बॉल में कौन सा एनर्जी रहा होगा? Sir, potential Potential energy. energy. पोटेंशियल एनर्जी। कौन से फॉर्म में? Compressed. पोटेंशियल एनर्जी जो तुमने पढ़ा है वो तो बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट पढ़ा है, Yes. Sir, due to a change in its shape. ड्यू टू इट्स चेंज इन इट्स शेप। एक्चुअली जब बॉल जब हिट करता है ना ग्राउंड को, तो ऐसा बॉल आया, बॉल जब हिट करेगा तो बॉल थोड़ा ऐसा हो जाता है, फिर और ऐसा होता है, कॉम्प्रेस होता है, फिर उसके बाद वापस ऊपर जंप करता है, तो उसके चेंज इन शेप में होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सर इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो मोटर के बारे में तुम लोग लिख लोगे सब लोग। मोटर में क्या हुआ? फोर्स, नेट फोर्स तो 0 है, तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, लेकिन ये रोटेट कर सकता है। तो उस करंट के कारण क्या होता है, ये मोटर रोटेट करता है, और हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया?
मैकेनिकल Mechanical. एनर्जी में। Mechanical energy. ठीक है, इसमें नोट्स लिखवाऊं या खुद से नोट्स लिखे हुए हो प्रॉपर वर्ड्स में? सर लिखे हुए हैं। लिखे हुए हैं, ओके फाइन। सब लोग के Yes, sir. Yes. sir. नो सर। लिखवा दूं नोट्स? सर आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलो मैं ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलें। तो इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा। फिर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? The phenomenon in which an conductor induced current is induced in a conductor due to a change in magnetic field around it. ड्यू टू चेंज इन, अच्छा ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, और किसी का? सर ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स पढ़ा था हमने। ड्यू टू चेंज Yes, इन sir. फ्लक्स। एग्जैक्टली, मतलब स्टेटमेंट ऐसा है कि फ्लक्स चेंज करता है इसलिए होता है। जो तुम लोग पढ़े हो वो मैग्नेटिक फील्ड है। ओके फाइन। 10th में एक्चुअली क्या होता है कि करंट, हाँ ऐसा है कि मान लो एक वायर है, इसमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो हमने कल देखा था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो क्या होगा? सर करंट फ्लक्स। इंड्यूस, फ्लक्स चेंज करेगा। चेंज होगा। Yes. और फ्लक्स सर चेंज करेगा ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा? सर करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, और तुम लोग इस सिलेबस में कैसे पढ़ना है, जैसे इसी चीज को क्या दिया है बुक कि मान लो ये एक सोलेनोइड है, उसी चीज को जो हमने कल पढ़ा था। यहाँ पर एक हमने गैल्वेनोमीटर डाल दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सर सर करंट इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स करंट। गैल्वेनोमीटर कितना करंट ये मेजर कर सकता है? Small amount of. स्मॉल अमाउंट मतलब कितना? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर? सर 0.5 ऐसा कुछ कर सकते। 0.5 मेजर कर लेगा गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा करंट मेजर करता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिली एम्पियर। 0.001 एम्पियर के ऑर्डर का करंट ही मेजर करता है बस। अगर मुझे ज्यादा करंट यूज करना होता है ना, अगर मुझे ज्यादा करंट मेजर करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एमीटर। एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट। अच्छा, एमीटर बनाते किससे? In the circle. क्या? नहीं, मतलब आई मीन डायग्राम नहीं। Sir, it's a Ammeter. modification of the galvanometer. इट इज द Modification of the galvanometer. मॉडिफिकेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, हम लोग एमीटर भी बेसिकली गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं। इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर ओनली। और फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। और वोल्टमीटर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस Sir, मेजर Just the measure- potential difference in the Sir, circuit. an instrument which measure potential difference. एन इंस्ट्रूमेंट विच में, और इसको बनाते कैसे? Sir, same while modifying the galvanometer. मॉडिफाइंग द गैल्वेनोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी जो है गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं। It is constructed from galvanometer। अब देखो तुम्हारे बुक में उस चीज को कैसे लिखा है। यहाँ पर उसने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, अब यहाँ से उसने एक सोलेनोइड पास किया, सोलेनोइड के अंदर एक मैग्नेट पास किया। तो अगर मैं मैग्नेट को इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा? Current induce होगा. स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा? मैग्नेट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। The magnetic field
इंक्रीज हो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो अगर मैं मैग्नेट को उधर ले गया तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने के कारण क्या होगा? Current induce will get induced. फ्लक्स फ्लक्स विल चेंज। फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा सर EMF ईएमएफ induce इंड्यूस होगा। होगा और EMF इंड्यूस होने के कारण क्या होगा? सर करंट current इंड्यूस होगा induce होगा करंट इंड्यूस होगा। और करंट Induce. इंड्यूस होने के कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और नहीं, गैल्वेनोमीटर डिफेक्ट करेगा। अच्छा कोई ऐसा है जो कल नहीं था, मतलब लास्ट क्लास में नहीं था? ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि क्या क्या हुआ यहाँ पे। ये नोट करना है क्या, ये स्लाइड? या हो गया? सर तो यानी सारे जो डिवाइसेस होते हैं मेजर करने के लिए एमीटर वोल्टोमीटर ये सब गैल्वेनोमीटर से बनते हैं। हाँ ओके सर। सर तो गैल्वेनोमीटर बोथ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों ही मेजर करने के लिए यूज होना चाहिए ना फिर अगर हाँ, वो गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं ना, गैल्वेनोमीटर में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। एक्चुअली अगर तुमको एमीटर बनाना होता है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोग बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगता है। चलो मैं तुमको बताता हूँ इसके बाद कैसे हम लोग बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर। आई थिंक ये तुम्हारे सिलेबस में है 10th के, है सर क्या? नहीं है सर लेकिन आप बता दीजिए। ओके ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हमने जब मैग्नेट मूव कराया, मैग्नेट इज मूव्ड, तो क्या हुआ, फ्लक्स चेंज किया। फ्लक्स चेंज करने से क्या हुआ, वोल्टेज इज इंड्यूस्ड या फिर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और ईएमएफ के इंड्यूस होने से क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ करंट इज इंड्यूस्ड। और करंट इंड्यूस होने से क्या हुआ, Galvanometer needle gets deflect. सर गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर हाँ, गैल्वेनोमीटर gets there is a deflection in galvanometer या फिर galvanometer deflect। ओए अब तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल? In series, और गैल्वेनोमीटर को सीरीज in parallel. पैरेलल। ठीक है, अब तुम लोग को रीजन भी पता चलेगा क्यों। जस्ट अ मिनट। हाँ, अब देखो होता क्या है, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर हम लोग पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर टू एमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, इसका रेसिस्टेंस हाई होता है, रेसिस्टेंस हाई होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, तो हम लोग इसमें एक रेसिस्टेंस लगाते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ यस सर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस। शंट रेसिस्टेंस SHUNT। ओके सर। शंट रेसिस्टेंस का मतलब होता है, शंट का मतलब होता है वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस।
1 ओम 2 ओम इस टाइप का। तो अब देखो, या फिर उससे भी छोटा, अगर ये मान लो 1 ओम है, मान लो, और ये 1000 ओम है, ठीक है, या फिर 100 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा इन दोनों का? 10.1 ohm. 1 ohm 10.1? Sir, is it in parallel or series? में है। वो तुम बताओ। सर parallel Parallel. पैरेलल तो क्या होगा इक्विवेलेंट? Sir, 0.02. नहीं, So what is it? Sir, 100 upon 101. 100 अपॉन 101 क्या होगा? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 100, तो ये एलसीएम ले लो 100, तो 100 प्लस 1, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 101, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 ओम। तो देखो इस पूरे का रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया क्या? ये Yes, जो sir. चीज है ना, Yes, sir. ये Same. जो, हाँ, ये जो चीज है, ये मेरा होता है एमीटर। बस इतना सा कंस्ट्रक्शन है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर इसका डिस्टेंस कम है तो हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करें तो कोई दिक्कत? No. No, sir. No, sir. नो। तो हम लोग आराम से गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, इस एमीटर को, सॉरी। तो लिख लो, सिंस रेजिस्टेंस इज लेस वी कैन कनेक्ट एमीटर इन सीरीज। डन? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये हो गया हम लोग का गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करना। और एमीटर का काम क्या है? करंट मेजर करना। नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर सीरीज में कनेक्ट करके। हाँ, सीरीज में क्या कनेक्ट करते हैं? सर एक हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर। हाँ, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, हाई रेजिस्टेंस। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा मेरा क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर। अब जैसे और ये दोनों इनपुट है, ये दोनों। तो अगर मान लो मुझे ऐसा है, कोई मेरे पास सर्किट है, गैल्वेनोमीटर को तो हमने डायरेक्टली, सॉरी, एमीटर को तो हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया। अगर मान लो ये एक सर्किट है, मुझे अगर इस रेसिस्टर के क्रॉस मेजर करना होता है तो हम लोग ये वाला एंड, एंड ए और एंड बी, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। क्यों पैरेलल में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? सर क्योंकि वोल्टोमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। क्यों होता है? Resistance is high. क्योंकि हाई सर रेजिस्टेंस है, resistance हाई रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सर करंट कम हो जाएगा सर, Resistance कारण बढ़- तो फिर करंट पास नहीं हो सर्किट, पाएगा। एग्जैक्टली। अगर हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इस सर्किट का करंट ही कम हो जाएगा, और अगर करंट कम हो गया तो तो क्या होगा? डिवाइसेस सही से वर्क नहीं करेंगे। हाँ, तो जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था वो पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को जो मेजर करना था वही वैल्यू ही चेंज हो गया, तो फायदा है क्या? नो सर। कोई फायदा नहीं है उसका। फाइन। यस सर। अच्छा, हम लोग कल वो बात किए थे ना कि हम लोग को जब पावर प्लांट से लाना होता है एनर्जी,
सर और एसी वहाँ डीसी पे कन्वर्टर। हाँ एसी डीसी हम लोग यूज कर रहे थे। तो उसमें लिखो अब नेक्स्ट कुछ डिवाइस हमारे पास होता है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग के घर में लगा है, उसका काम क्या है? सर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, और वो मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके वो क्या करता है मोटर? सर टास्क परफॉर्म करता है। टास्क परफॉर्म करता है। वो बेसिकली कोई लोअर लेवल पे वाटर है, उस वाटर को खींच करके ऊपर लेके आ रहा है, राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा अब तुमने देखा होगा एक चीज घर पे, एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग घर पे यूज कर रहे हैं, दैट इज आयरन। आयरन का काम क्या है? सर आयरन प्रेस। हाँ प्रेस। सर हीटिंग इफेक्ट से काम करता है, सर हीट करता है। एक मिनट। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा है? इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके नेक्स्ट, आयरन। आयरन क्या कर रहा है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। अच्छा ये हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है? सर ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस सर दी Sir, application of Joule's law of heating. एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बेसिकली हम लोग आयरन में कैसा रेजिस्टेंस यूज करेंगे? हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस? हाई रेजिस्टेंस। ओके तो वो जो हाँ आई स्क्वायर आर, अच्छा हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। इलेक्ट्रिक फैन क्या करता है? इलेक्ट्रिक फैन converts electric energy into mechanical energy. Mechanical energy. इलेक्ट्रिक Mechanical. इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा ठीक है, एक चीज बताओ फिर हम लोग रेफ्रिजरेटर का बात करते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? Increase. ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अगर एनर्जी ज्यादा है मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा। For Yes sure? sir. ठीक है। अब ये बताओ कि ये अगेन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट थोड़ा सा कॉमन जनरल नॉलेज, हम लोग का जो रेफ्रिजरेटर है वो कैसे काम करता है? Sir, it allows a gas to condense and sorry, not condense, sorry, evaporate. And once it's evaporate, it causes cooling. बेसिक फंडा एकदम बिल्कुल लेमैन वाला भाग उसमें। सर वैसे मशीन्स यूज कर लेते हैं वो लोग, बना देते हैं इंजीनियर खत्म। कैसे कैसे? सर वैसे मशीन्स यूज करते होंगे ऑब्वियसली। मशीन यूज करते हैं। एक मिनट, यहाँ ये तुम्हारा लेट्स से फ्रिज है, ये रेफ्रिजरेटर है। सर कंप्रेसर होता है। बिल्कुल लेमैन वाले उसमें। It has water in it. नहीं मैं पूरा वर्किंग नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ वर्किंग तो ठीक है, वर्किंग पूरा By electricity. ठीक है। हमने यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी दिया, अब ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम होगा? So to allow to to process It the gas increases the in the circuit. temperature. Basically remove the hot air and make the conditions cool inside. ओके तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से हम लोग एनर्जी, जैसे यहाँ पर अपना, तुम कभी रेफ्रिजरेटर के पीछे वाले पार्ट टच किए हो? सर गर्म होता है Yes, बहुत sir. ज्यादा। यस क्या सर गर्म होता है। क्या होता है वहां पे? Sir, एक्चुअली as देखो the gas is compressed, so हाँ यहाँ पर जो तुम्हारा कॉम्प्रेसर वाला जो पार्ट है पीछे में, जो तुम लोग कॉम्प्रेसर यूज कर रहे हो, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये मेरा फ्रिज, ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, इसमें सेल्फ बना हुआ है जो भी है, इसमें मेरा फ्रूट्स रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करता है, ये यहाँ से एनर्जी खींचता है। एनर्जी खींचता है, एनर्जी कैसे खींचेगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके इसमें से एनर्जी खींचेगा, ठीक है। अब एनर्जी खींचेगा
और फिर क्या करता है, ये एनर्जी को बाहर फेंक देता है रेफ्रिजरेटर के बाहर। ये रेफ्रिजरेटर का फ्रंट है और ये बैक है। तो अंदर से जो जो भी सामान है मेरे पास, फ्रूट्स है, जो भी सामान है, उन सब से एनर्जी खींचा और एनर्जी बाहर फेंक दिया। तो अगर एनर्जी खींच लिया तो उसका टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा? डिक्रीज। सर कम होगा। Decreases. कम कम होगा। होगा। तो एनर्जी खींचा तो ये सब का टेम्परेचर फॉल करता है, फ्रूट्स का टेम्परेचर घट जाता है और वो ठंडा हो जाता है। सर सो इन शॉर्ट ये कूलिंग नहीं करता, ये हॉट हीट को निकालता है। हीट को निकालता है। हीट को बाहर खींचेगा और बाहर फेंक देगा। तो तुम पीछे अगर टच करोगे तो वो काफी गर्म लग रहा होगा। सर बट फ्रीजर में क्या होगा फिर? फ्रीजर का फिनोमिना क्या होगा? हाँ, कभी किसी के घर में ऐसा हुआ है कि फ्रीजर काम कर रहा है, फ्रिज नहीं काम कर रहा है? हाँ सर हुआ है सर। क्या हुआ था उसमें? सर वो बोला कि कोई नाइट्रोजन गैस वगैरह कुछ निकल गई है तो उसको भरना पड़ेगा। सो उसने भरा बैठ के। कैसे उसने भरा बैठ के वो तुम्हारा पूरा फ्रिज नहीं काम कर रहा होगा फिर उस दिन। सर मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर देखो उसमें क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, मतलब दैट इज बेसिकली वो जो कूलिंग जोन है अपना, उसमें से एनर्जी, उसमें जो हम लोग ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं और उसमें से एनर्जी हम लोग ज्यादा खींचते हैं कंपेयर टू जो फ्रेश जोन वाला एरिया होता है। ये वाला एरिया लेट्स से रेफ्रिजरेटर ऊपर वाला एरिया है और नीचे वाला फ्रेश जोन वाला एरिया है। तो मुझे सब्जी ये सबको उतना ज्यादा ठंडा नहीं करना है, तो हम लोग उससे उतना ज्यादा एनर्जी नहीं खींचते हैं, ऊपर वाले में ज्यादा एनर्जी खींचते हैं। और कभी कभी क्या होता होगा कि तुम लोग का एक्चुअली यहाँ से ना जो फंडा पूरा यहाँ से होता है एनर्जी खींचना। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर बर्फ जम जाता है। अगर तुम्हारा फ्रिज पुराना हो गया है तो यहाँ पर पूरा बर्फ जम जाएगा, इतना ज्यादा कूलिंग हो जाएगा। अब बर्फ जम जाएगा तो इधर से वो हीट उतना खींच नहीं पाता है, तो फिर ऊपर वाला ठंडा होता है, नीचे वाला ठंडा नहीं होता है उतना ज्यादा। फिर अपना जो पाइप है पीछे में, तुम देखे होगे पूरा पाइप का एक नेटवर्क होता है, यस सर। पूरा वाटर सप्लाई होता है इसमें सब। ठीक है, तो बेसिक फंडा जो मैं बताना चाह रहा था इसका रेफ्रिजरेटर का, वो ये था कि वो वहां से वाटर मतलब एनर्जी खींचता है और वो बाहर फेंक देता है। ठीक है सर तो इसमें कोई मैग्नेटिक वगैरह का कुछ एप्लीकेशन है कि और ही कुछ है? नहीं, यहाँ पर ना अपना साइकिल होता है, 4 साइकिल होता है। साइकिल तुम लोगों को नहीं पता यार, तुम लोगों को पढ़ना है, ये अपने सिलेबस में है, तो तुम पढ़ोगे आईआईटी के सिलेबस में। अगर मेरे से इस पे बात करोगे तो मैं बहुत देर बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा केमिकल इंजीनियरिंग था, तो काफी डिटेल्स में पढ़ रखा है सब। बट उस टर्म्स को मैं बता नहीं पाऊंगा यार तुम लोग को, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 11-12 में थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग कि क्या क्या सीन बन रहा है, फिर आगे चलेंगे। कॉलेज में जाओगे तो काफी चीज बताया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट हर्ष, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ यार, मैं पास आउट हो चुका हूँ। नेक्स्ट फ्यूज क्या होता है? A protective wire which is thin. अभी घर में And फ्यूज It has less resistance, so And- whenever the current pass, तुम लोग के घर में फ्यूज है या नहीं है? सर एमसीबी है। यस सर, MCB है। मेरे घर में। तुम्हारे घर में है? MCB है सर। हाँ, एमसीबी तो होगा ही यार, एमसीबी तो कंपलसरी है। फ्यूज का वो पूछता हूँ। वो Yes एक sir, लगा है हमारे दूसरे घर में। एक Yes, रेड कलर sir. का लाइट जलता रहता है, यस सर। देखे हो? यस सर। ठीक है, तो फ्यूज क्या होता है बेसिकली? एक ऐसा सा होता है, यहाँ पे एक बल्ब टाइप का लगा होता है और वायर से कनेक्टेड है, बेसिकली बहुत थिन वायर से। Yes sir. यस अगर हाँ, और ये मतलब पूरे जिस रूम में फ्यूज लगा हुआ है, उस रूम में जितने भी अप्लायंस है ना,
उनमें करंट इस वायर के थ्रू जाता है। अगर ये वायर ऑन है तो करंट जाएगा, नहीं ऑन है तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर अब अगर मान लो अचानक से वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, म्यूट कर लो। अगर वोल्टेज मान लो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या होता है, ये फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है मेल्ट हो जाता एट हाई Circuit टेम्परेचर। breaks. हाँ, एट हाई टेम्परेचर फ्यूज वायर melts And the circuit gets break. and circuit gets break. तो सर ये फ्यूज वायर सीरीज में लगाया जाता है ना? हाँ, और उसके बाद जितने भी चीजें हैं वो सबको पैरेलल में। और सर्किट अगर ब्रेक हुआ तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज नो करंट विल फ्लो, All appliances will stop working. all appliances will stop working. Okay, Ryan, fine. अच्छा, सारे जो अपने अप्लायंस है उन सबको हम लोग सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे? So parallel में Parallel. क्यों? Sir, Sir, so that because if every one goes off, individual, sir, because if one device goes off, sir, then others continues to work. Okay. and basically- every individual machine has its own switch for on and off. Yes. ये फ्यूज हो गया, फ्यूज से निकाले, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, ये लेट से बल्ब के लिए, यहाँ से लगा दिया, ये लेट से फैन के लिए, यहाँ से निकाले, ये स्विच लेट से किसके लिए, एक और बल्ब के लिए, एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें हम लोग इस वाले कनेक्शन में हम लोग आयरन लगाते हैं क्या? क्या आयरन के लिए अलग जगह है? आयरन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, सो उनके लिए अलग होता है। उनके लिए अलग होता है। क्यों अलग होता है? सो उनके लिए हम लोग को अर्थिंग प्रोवाइड करनी Current पड़ती है। absorption is more. लेते हैं। करंट एब्जॉर्प्शन इज मोर। ओके, नॉर्मल जो अपना घर में सारे अप्लायंस है वो कितना करंट लेते हैं? 1 to 5 ampere. 1 to 5 एम्पियर, जनरली 5 एम्पियर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक हीटर है या फिर रेफ्रिजरेटर है, ये सब 15 ampere. 15 एम्पियर। Heater तुम्हारे घर में 17. हाँ, तो हमारे घर में दो टाइप ऑफ करंट प्रोवाइड होता है, जैसे सप्लाई होता है 5 एम्पियर वाला और 15 एम्पियर वाला। तो इट इज एडवाइजेबल कि हम लोग जो नॉर्मल सॉकेट है उसमें आयरन नहीं लगा दें, या फिर उसमें हम लोग रेफ्रिजरेटर नहीं लगाए, अदरवाइज चीजें खराब हो सकती हैं। तो हम लोग हमेशा पावर सॉकेट में लगाते हैं क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट 15 एम्पियर का है। ओके, सर तो उसमें Yes, उतना sir. ज्यादा मतलब कम रेजिस्टेंस वाला वो फ्यूज होगा। हाँ, वहां पर जनरली फ्यूज हम लोग यूज कर नहीं रहे हैं। वहां पे हम लोग फ्यूज जो है ना, वो अपना मेन जो बल्ब ये सब वाला सर्किट होता है उसमें जनरली फ्यूज रहता है। बाकी पूरे घर का जो एक होता है वो एमसीबी में होता है, ओके सर। बाकी जितने भी डिवाइस का है। फाइन। Yes, sir. अच्छा, अब कितने लोगों ने प्लग खोला है? प्लग खोल के देखे हो? सर मैंने खोला यस है। सर, Yes, मैंने sir. हाँ, खोला खोला है। है। ओके, मेरे घर में कूलर था, अभी वाला कूलर नहीं। तुम लोगों ने वो बड़ा वाला कूलर देखा है, समर कूलर, Yes, हाँ sir. सर Desert. देखा हाँ, Yes, sir. डेजर्ट कूलर? Set cooler। है। तो वो ऐसा स्टैंड पे रहता था, मतलब किसी टाइप का। यस अब एक सर, दिन इसमें ब्लू कलर होता था। हाँ, अब एक दिन क्या हुआ, मेरे घर का कूलर खराब हो गया। मतलब खराब हुआ तो मैंने सोचा यार कि इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाना है, मैं खुद ही खोल के देख देता हूँ। खोल तो दिया। मतलब सबसे पहले क्या क्या खोलोगे अगर कूलर खोलना है तो? अगर तो कुछ सबसे खराब है, पहले फ्रंट वेंट outer खोलेंगे। covering. नहीं, अगर तुम्हारे डिवाइस में कुछ खराब हो रहा है तो सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे? करेंगे सर। सर पीछे का खोले। सबसे पहले plug। प्लग खोल के चेक करोगे। ठीक है, चलो ये प्लग था। प्लग, हाँ, ये यहाँ पर ये प्लग है। अब इस प्लग को खोलोगे तो इसमें कितने तार मिलेंगे? सर 3 2. 3 तार मिलेंगे।
3 तार मिलेंगे कौन कौन से कलर के? सर। एक रेड सर होगा, एक एक रेड, ब्लू एक होगा और एक ब्लैक और ब्लैक एक होगा। ग्रीन होगा। ग्रीन सर रेड ब्लू ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन, सर सर रेड ब्लैक Sir, ग्रीन। red, black, green. सर रेड ग्रीन ब्लैक ग्रीन, ठीक है। तो अब कौन से वायर को किधर लगाना है? मान लो ऐसा है, तो रेड को किधर लगाना है, ग्रीन को किधर लगाना है, ब्लैक को Green किधर will लगाना be at top सर and other यस two सर। anywhere. है? ग्रीन विल बी एट टॉप। यार यही तो नहीं पता था मुझे, ग्रीन को यहाँ लगाना होता है। मैंने क्या किया, मैंने रेड को ऊपर लगा दिया, ग्रीन को यहाँ लगा दिया, ब्लैक को यहाँ लगा दिया। काम करेगा क्या कूलर? नहीं नो सर। नो सर। सर। तो No, मतलब जो मैंने वहां पर खोला उसको, प्लग को, अब मुझे दिखा यार कि एक तार लूज है, तो मैंने क्या किया, सारे तार को खोला और वापस से लगा दिया सारे को। रेड को ऊपर लगा दिया, ग्रीन को इधर लगा दिया, ब्लैक को इधर लगा दिया, और अब वो कूलर चल ही नहीं रहा है। तो मुझे तो पता ही नहीं था उस टाइम भी ऐसा भी कुछ होता है। मतलब मैं छोटा था काफी, क्लास 7th 8th में। अब इसके बाद फिर वो जो बंदा था इलेक्ट्रिशियन, वो आया, वो मेरे से पूछ रहा है इसको खोला कौन है, इस चीज को। तो फिर मैंने बोला, तो फिर उसने मुझे समझाया कि अरे ऐसे नहीं लगाना होता है, हमेशा ग्रीन यहाँ लगाना होता है, और रेड और ब्लैक तुम कहीं भी लगाओ। ये तुम लोग को पता है? Yes, sir. यस सर। यस सर। रीजन? Sir, green is the earthing wire which is connected to the means the main earth wire of the building. ओके, ग्रीन इज अर्थिंग वायर। Green is अर्थिंग long and thick. अर्थिंग वायर, और ये दोनों रेड और ब्लैक सर Live लाइव and Sir, neutral. they are the फेज wire. वायर एंड न्यूट्रल वायर। वायर, ठीक है। तो ये मेरा रेड यहाँ लगा दिया, ग्रीन यहाँ लगा दिया, और ब्लैक यहाँ लगा दिया। अब ये कूलर काम कर गया। अब हम लोग Yes, sir. अर्थिंग क्यों करते हैं? Sir, because in a case of current that is electricity leak, we could not means we should not get an electric shock. So the earthing wire ensures that the electricity, that is the charges flow directly. Charges flow directly. The earthing wire drains out the excess current and puts it into the earth. ओके फाइन। सो बेसिकली अगर अचानक से वोल्टेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया या बहुत डिक्रीज हुआ, या फिर अचानक से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अर्थिंग वायर क्या करेगा, वो सारे के सारे करंट को ले लेगा और अर्थ में भेज देगा। अर्थ अर्थ एक ऐसा चीज है जिसमें तुम कितना भी करंट दे सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी चार्ज तुम अर्थ को सप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होता है। सर एक डाउट है सर। हाँ बताओ। सर जो सॉइल होती है वो तो इंसुलेटर होती है ना सर, तो वो करंट जाता ही क्यों है सर उस तरफ? कौन 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 इंसुलेटर होती है? तो सॉइल जो अर्थ का ग्राउंड होता है, नहीं? अच्छा, अर्थ का जो ग्राउंड है यहाँ पे, अब जो अर्थ का जब ग्राउंडिंग करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, ये जो वायर होता है अर्थिंग वाला यहाँ से, इसको हम लोग घर के बाहर ले जाते हैं। एक इलेक्ट्रिक पोल होता है, इस इलेक्ट्रिक पोल से हम लोग एक वायर निकालते हैं और अर्थ के अंदर डालते हैं। देखियो, यस सर। तो अर्थ के अंदर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो करंट हुआ, तो ये यहाँ से करंट फ्लो करके ये अर्थ के अंदर चला जाता है, और अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। अर्थ का हम लोग पोटेंशियल 0 मानते हैं। पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल जो होता है वो Q बाई आर, मतलब ऐसा होता है, पोटेंशियल जो होता है ना वो Q बाई आर पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अर्थ का रेडियस जो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, 6400 किलोमीटर। तो ये टर्म अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 0। Yes. तो हम लोग बोलते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, उसको हम लोग कितना भी चार्ज दे सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज अवॉइड किया जाता है कि मान लो एक ही सॉकेट में हमने वो वाला 3 पिन 5 पिन लगा दिया और बहुत सारे डिवाइस उसी में लगाए जा रहे हैं। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर ऐसा नहीं करना चाहिए, ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओवरलोडिंग हो जाएगी। मतलब एक बार ऐसा अगर 5 पिन लेके उसी में तुम आयरन भी लगा दिया, उसमें फ्रिज में लगा दिया, उसमें एसी का भी कनेक्शन दे दो, तो फिर पूरा खराब हो जाएगा। एसी, अच्छा एसी के लिए
एसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर अलग से लगवाते हैं। यस पूरा ही सर, अलग लगवाते हैं, उसका मीटर भी अलग लगवाते हैं जनरली। यस सर। सर इसको नहीं लगाएंगे तो क्या आएगा? अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा एसी जो होता है वो काफी ज्यादा वोल्टेज कंज्यूमिंग पार्ट है, वो अगर तुम नहीं लगवाओगे तुम्हारे घर का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है वो पूरा खराब हो सकता है। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। और कुछ बच रहा है इस चैप्टर में? आई डोंट No. थिंक सो। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया? क्वेश्चंस क्वेश्चंस हो जाएगा। अच्छा, वो हीटिंग इफेक्ट वाले हम लोग वो फॉर्मूला नहीं किया ना। हाँ, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है या कुछ भी, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं पावर का? ओके शिवांग, मैं ग्रुप भेज देता हूँ। जैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता है? Energy Equals to upon VI. time. एनर्जी अपॉन टाइम। ओके हर्षवर्धन, एनर्जी अपॉन टाइम ये होता है पावर। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? I²R। पावर इज आई स्क्वायर आर। So it could be VI also. यस It VI could be square by R. VI एंड सर वी also, स्क्वायर अपॉन आर। So V square upon R also. V square upon R also. So हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी लॉस्ट। जैसे मान लो मैं रेजिस्टर का बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी लॉस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इनटू टी। क्वेश्चन, मान लो मैंने 2 बल्ब खरीद के लेके आया, एक का पावर रेटिंग था 100 वॉट 220 वोल्ट, इसका पावर, दूसरे वाले का पावर रेटिंग था 200 वॉट 220 वोल्ट, और इसको मैंने 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। कौन बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? सर फर्स्ट बल्ब, Sir, 100 वॉट बल्ब। यस। क्यों? 100 watt bulb. sir, because it will have more current. The 200 watt will glow more. वाई Less Calculation- resistance, more current. Less सब लोग resistance. सब लोग पहले कैलकुलेशन करो, उसके बाद Done, sir. डन। कितना आया करंट, कितना आया इसमें? Calculated the resistance. ओके सर, फर्स्ट Overall current. Sir, first Yes, में over. current आया 0.45 ampere. फर्स्ट में करंट कैसे? करंट तो दोनों में सेम होगा, Yes, isn't sir. it? तो फर्स्ट Yes. में करंट है, कोई मतलब है? ठीक है, पहले ये बताओ कि पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करेगा क्या? 220 वोल्ट जो मैंने सप्लाई किया उस पे डिपेंड करेगा क्या? No. नो। No, sir. तो बता दो रेजिस्टेंस क्या होगा? First bulb resistance will be 484 ohm, and in second it will be 242 ohm. ओके फाइन। हम लोग के पास कौन सा फॉर्मूला? हम लोग को पावर पता है, हम लोग को वोल्टेज पता है, तो पावर इक्वल टू P वी is स्क्वायर equal बाई to V V square by square R. upon R. तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी Yes. स्क्वायर मतलब 48400 अपॉन पावर। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस हो गया 484 ओम, 484. और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 242. वी स्क्वायर, वी इज 220, 48400 अपॉन पी, दैट इज 242। तो करंट क्या आएगा? दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड
220 divided by addition of both. 6 8 4 12 का 2 एंड में 1 3 4 7 इतना करंट होगा। राइट Yes. एक मिनट, तुमको समझ में आ रहा है? बाकी लोग समझ में आया यहाँ पे क्या किया मैंने? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। मैंने वी मुझे पता है, दोनों का रेटेड वोल्टेज है, रेटेड पावर है, तो उससे मैं रेटेड रेजिस्टेंस निकाल लिया दोनों का। अब मुझे करंट निकल गया। अब करंट निकल गया तो इसमें जो एनर्जी होगा या फिर इसका जो पावर होगा वो क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू 484, और इसका जो पावर होगा वो होगा आई स्क्वायर इंटू 242। राइट? Yes, sir. Yes, sir. और आई स्क्वायर तो दोनों के लिए सेम है, तो जिसका Yes, sir. रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा और वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। Yes, sir. तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा? First bulb. 100 वाट वाला। दो उसका रेटिंग कम है, अगर एक्चुअल में उसको 220 वाट से सप्लाई करते हैं तो उसका 100 वाट एनर्जी निकलता और दूसरे वाले का 200 वाट निकलता, तो दूसरा वाला ज्यादा ग्लो करता। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे कनेक्ट करें सीरीज में तो कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है? 100 वाट वाला। Sir, but in series both of them is getting equal current. तो एक करंट इक्वल है तो एनर्जी क्या होगा? पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हम लोग कैसे बताएंगे ब्राइटनेस के बारे में? जो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होगा वो उतना ज्यादा ब्राइट, Yes, sir. और एनर्जी जितना ज्यादा होगा मतलब पावर जितना ज्यादा होगा। Yes, sir. तो Yes, पावर का sir. फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर। Yes. तो आई स्क्वायर दोनों का सेम, आर जिसका ज्यादा हुआ उसका पावर ज्यादा। Okay. हम लोग वी आई नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि उस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 नहीं रहा होगा, कुछ चेंज हो गया होगा, है ना? यस सर। तो हम लोग को वी पता ही नहीं है तो हम लोग वी आई नहीं यूज कर सकते हैं पावर के लिए, और वी नहीं पता है तो वी स्क्वायर बाई आर भी नहीं यूज कर सकते हैं। गॉट इट? Yes, sir. ओके। इस टाइप को और क्वेश्चन करना है क्या पावर पे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जैसे मान लो क्वेश्चन है, एक बल्ब है इसका रेटेड पावर अगर है मान लो 200 वाट और इसका रेजिस्टेंस है एक मिनट, रेजिस्टेंस है 5 ओम। अगर मैं इसको 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो क्या ये बल्ब जलेगा या फ्यूज कर जाएगा या क्या होगा? सब फ्यूज कर तो फ्यूज कर जाएगा क्योंकि सर इसमें अगर वैसे निकालेंगे तो 10√10 आ रहा है। क्या 10√10 आ रहा है? सो वोल्टेज। Yes. वोल्टेज। ओके, और यहाँ पर जो वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस मुझे पता है, पावर पता है, तो जो रेटेड वोल्टेज होगा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। V square R. तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? पावर इनटू आर, दैट इज 1000, और वी आ जाएगा 10√10। 10√10 का मतलब होता है √10 अपना 3.14 के आसपास होता है, 3.15, तो ये बन जाएगा 31.5 वोल्ट के आसपास।
मतलब इसको हम लोग मैक्सिमम कितना वोल्ट पे सप्लाई कर सकते हैं? 31.5 वोल्ट सप्लाई कर सकते हैं। यस सर। अब अगर हम लोग 100 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? सर वो हो सर जाएगा। फ्यूज हो जाएगा। is greater than 100 volt, the bulb will get fuse. The bulb will get fuse. So we have to write V is greater than 100 volt or 31.5 volt. Sorry. V is greater than 31.5 volt. सर 33 या फिर 35 तक भी ओके रहेगा ना उसके लिए? जनरली हम लोग 31.5 से कम रखेंगे जो रेटेड है ना। एक्चुअली तुम उसका बात कर रहे हो कि जो हम लोग रेट करते हैं वो थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे स्पीड लिमिट का बात करो, जब तुम ड्राइव करते हो तो स्पीड लिमिट लिखा होता है 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर। लेकिन अगर तुम 50 पे भी चलाओ तो कोई दिक्कत है? नहीं। एक्सीडेंट नहीं होता है? तो वहां पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तुमसे ज्यादा होशियार है। वो क्या करेगा, अगर अगर 70 पे एक्सीडेंट होने वाला होगा, 70-80 पे, तो स्पीड लिमिट लिखेगा 40, क्योंकि लोग स्पीड लिमिट नहीं फॉलो करते हैं। करते हो कभी? इंडियंस तो स्पीड लिमिट बिल्कुल ही नहीं फॉलो करते हैं। जनरली इंडियंस बॉयज वो स्पीड लिमिट कभी नहीं फॉलो करेंगे। अगर 40 लिखा है तो वो 60-70 पे चलाएंगे। तो उसी तरह से हम लोग रेटेड वोल्टेज को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं कि अगर मान लो सप्लाई हुआ भी तो वो खराब ना हो। बट अगर एग्जैक्ट रेटेड किया गया है तो हम लोग नहीं सप्लाई कर सकते, फिर फ्यूज हो जाएगा। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लो ऐसा, लेट्स से दिस इज इसको मैं 440 वोल्ट दिया। दिस इज बल्ब ए, दिस इज बल्ब बी। इसका जो रेटेड पावर है वो है 200 वॉट और रेटेड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। इसका रेटेड पावर इज 100 वोल्ट, 100 वॉट, और रेटेड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। इसको मैं ऐसे कनेक्ट किया, कौन सा बल्ब फ्यूज हो, बल्ब ए के साथ क्या होगा, बल्ब बी के साथ क्या होगा, ये बताना है। सर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बाद में जो बल्ब बचेगा वो फ्यूज नहीं होगा क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगी। ओके, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? Sir, bulb B will fuse. सर बल्ब बी विल फ्यूज एंड बल्ब ए फिर नहीं वर्क Bulb करेगा। A will glow. Well, A will grow. ओके, और किसी का?
मुझे वो पढ़ाना सर है फ्लक्स, राइट। सर आप ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिएगा। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो डिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, तो ये बन जाएगा 484। और इसका डिस्टेंस क्या होगा, 242. एक मिनट, उल्टा लिख दिया क्या? सर उल्टा होगा। यस सर, सब बल्ब बी का 242 और सब बल्ब ए का 484। 242 और इसका 484 हो। तो करंट क्या होगा सर्किट में, अगर मान लेते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए रहा, तो करंट विल बी 440 अपॉन 6, 4 8 12 2 1 5 6 7, इतना करंट होगा। तो Yes. इसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई आर 440 बाई 726 इंटू 444, ये कितना आ रहा है, 440 बाई 726 इंटू 484, 880 by 3. ये आ रहा है 293.33। और इसकी क्रॉस का बात करें तो आई इंटू आर दैट इज 440 बाई 726 इंटू 242, 440 बाई 726 इंटू 242, ये आ रहा है 146.66। कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा? सर बल्ब बी। बल्ब बी क्यों फ्यूज करेगा? सब बल्ब ए, क्योंकि उसमें ज्यादा आ रहा है। वोल्टेज उसमें ज्यादा हमने सप्लाई कर दिया ए में, तो बल्ब ए फ्यूज करेगा ना, बल्ब ए विल फ्यूज, क्योंकि वहां पर हमने जो वोल्टेज है वो ज्यादा सप्लाई कर दिया। और जैसे ही बल्ब ए फ्यूज होगा उसके बाद क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ये नहीं होगा। हाँ, तो बल्ब बी विल ऑल्सो नॉट ग्लो। तो अगर ऑल्सो नॉट ग्लो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ, आया ना, क्योंकि दोनों बल्ब दोनों में से कोई भी बल्ब नहीं ग्लो करेगा। तो ये डिमेरिट है सीरीज का। Sir, if we apply them in parallel, if we apply in parallel these two bulbs, then yes sir, then तो will both the bulbs fuse or none of them? both the bulb will fuse, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा, 440 हो जाएगा, जबकि दोनों का रेटेड कितना था, अगर ये 440 वोल्ट है तो ये भी 440 होगा, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता था। Yes. तो दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम 440, तो दोनों का दोनों बल्ब क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, ओके। हर्षवर्धन हर्षवर्धन क्या नाम तुम्हारा, हर्षवर्धन। मैग्नेटिक फ्लक्स वाला पार्ट उसको डाउट है, तो एक वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर तुम लोग ये इसी क्वेश्चंस करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो डाउट्स होगा वो। ओके, जिनको मैग्नेटिक फ्लक्स अटेंड करना है वो कर सकता है अभी, और जिनको अगर पूरा आता है वो लीव कर सकता है इफ यू वांट। हम लोग बस मैग्नेटिक फ्लक्स एक बार फिर से देख रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कल मैंने बताया था, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड दिस इज फ्लक्स इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, बी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बी इज magnetic field, A is area, और theta is angle between magnetic field and area vector. हर्षवर्धन हो ना?
Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग ये फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। अब ये जो अगर फ्लक्स चेंज करता है, तो फ्लक्स के चेंज करने के कारण इफ फ्लक्स चेंजेस, तो फ्लक्स कैसे चेंज कर सकता है? हम लोग बी चेंज कर दें, या फिर एरिया चेंज कर दें, या फिर थीटा चेंज कर दें। तीनों तरीका से फ्लक्स चेंज कर सकता है। सो इफ फ्लक्स चेंजेस, EMF gets induced. EMF gets induced. और EMF इंड्यूस होता है तो इसके कारण क्या होगा? करंट गेट इंड्यूस्ड। ठीक है, Yes, sir. इसमें डाउट था या फिर वो डायरेक्शन वाले में डाउट था? Sir, इसमें इसमें। अच्छा, तो यहाँ पर फ्लक्स हम लोग कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? फ्लक्स कैन बी चेंज्ड, फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, या फिर एरिया चेंज कर दें। ऐसे तुम लोग को जो पढ़ना है वो ये वाला पार्ट पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने चेंज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे कर रहे हैं हम लोग? मैग्नेट को पास लाके, या फिर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया चेंजेस। इन तीनों तरीके से हम लोग फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। ओके, yes, sir. ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और नेक्स्ट टाइम कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए? सर इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी हुआ है ना शायद, दिनेश सर ने करवाया है। सर नहीं। मैं नहीं था सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है सर 2-3 क्लास से। यस सर, मैं भी नहीं था उस टाइम पे। सर लाइट लेते हैं। Sir, light. सर इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं ना सर, वो डिफिकल्ट है। ओके, और कौन कौन सा चैप्टर है? एक मिनट रुक जाओ। सर लाइट है, आई एंड कलरफुल, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यार उसमें सब कुछ याद करने का ही है। नहीं सर इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं ना सर, उसके सर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है सर बहुत ज्यादा। ठीक है, यस सर, मेरे को भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन अ लिटिल अबाउट वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। हाँ, ये देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है बच्चन? जैसे मान लो हम लोग का प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स देखो, वो कितना होगा? 2 प्रोटॉन के बीच का फोर्स, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स देखो, Gm1m2/r²। अगर बहुत छोटे छोटे वो है तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, Gm1m2/r²। m1 भी छोटा है, m2 भी छोटा है,